अस्सलाम वालेकुम। 8 मई 1954 में 4 इंजन वाला कोलम्बिन 2 एयरक्राफ्ट अमेरिकन स्टेट नॉर्थ कैरोलिना की तरफ जा रहा था। इस जहाज़ में इस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट डोइट आइजनहावर अपनी पूरी टीम के हमरा इस जहाज़ पर सवार थे। यानी इस जहाज़ को फुल सिक्योरिटी में नॉर्थ कैरोलिना तक पहुंचाना और हैरियत के साथ लैंड करवाना यूएस फोर्स की टॉप प्रायोरिटी में से एक प्रायोरिटी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास जहाज़ का कॉल साइन एयरफोर्स 8610 के नाम से रजिस्टर्ड था। लेकिन उस वक्त जब जहाज़ की लैंडिंग का टाइम आया तो जहाज़ को अचानक एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ गई। प्रॉब्लम यह थी कि एक कमर्शियल जहाज़ ने रडार पर एंट्री मारी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि इसका भी कॉल साइन फ्लाइट 8610 ही था और प्लेन भी सेम उसी मॉडल का था जिसमें यूएस प्रेसिडेंट सफ़र कर रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के स्टाफ के सामने सेम कॉल साइन के 2 जहाज़ एक ही एयर प्लेस पर मौजूद थे और अब इनको ये मालूम नहीं था कि असल में यूएस प्रेसिडेंट का कौन से वाला प्लेन है। थोड़ी कन्फ्यूजन के बाद प्रेसिडेंट का प्लेन तो बाहिफाजत लैंड कर गया, लेकिन इस वाक़े ने अमेरिकन एयरफोर्स को थोड़ी देर तक हिलाकर रख दिया था। आखिरकार ये प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ी लूप पोल था। बस उसी दिन के बाद से यूएस प्रेसिडेंट चाहे जिस भी एयरक्राफ्ट में सफ़र करें इसका कॉल साइन ऑटोमेटिकली एयरफोर्स 1 कर दिया जाता था। फिलहाल अमेरिकन प्रेसिडेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बोइंग 747 का मॉडिफाइड वर्जन यूज़ किया जाता है। देखने में तो ये जहाज़ किसी आम कमर्शियल प्लेन जैसा ही दिखता है, लेकिन हकीकत में ये दुनिया का सबसे एडवांस और सिक्योर तरीन बोइंग 747 एयरप्लेन है। वीवर्स 6 बिल्डिंग जितना ऊंचा न्यूक्लियर एक्सप्लोर को भी बर्दाश्त करने वाला ये जहाज़ सिर्फ 1 घंटा यूज़ करने के $2,20,000 लगते हैं। यानी अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किए जाएं तो तकरीबन ये अमाउंट 17 करोड़ रुपीस बनती है, वो भी सिर्फ 1 घंटे का। कहने को ये प्रेसिडेंट का यूनाइटेड स्टेट ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, लेकिन इसकी हैसियत वाशिंगटन डीसी में वाक़ वाइट हाउस से कम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट के पूरे ऑफिस से लेकर इनकी पर्सनल स्वीट तक वो तमाम फैसिलिटीज़ पाई जाती हैं जो प्रेसिडेंट वाइट हाउस में यूज़ करते हैं। एयरफोर्स 1 के इस प्लेन में एंटी हैकिंग सिक्योरिटी सिस्टम तो लगा ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एंटी मिसाइल एंटी न्यूक्लियर सिस्टम भी लगाया गया है। यूएस प्रेसिडेंट के ऑफिशियल एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं जिनको देखकर दिमाग एक दफ़ा दंग रह जाता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग वर्ल्ड व्यूवर्स। आज मैं आपको एयरफोर्स 1 के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। नॉर्मल हालात में तमाम एयरलाइंस ऑपरेट स्मूथली कर सकती हैं, लेकिन ये सारे स्मूथ ऑपरेशन न्यूक्लियर वार के दौरान देर हो जाते हैं, क्योंकि फ़्लाइट के दौरान अगर न्यूक्लियर बम रेडोनेट किया गया तो इसकी रेडिएशन हज़ारों फीट बुलंद आसमान पर उड़ने वाले एयरप्लेन को बुरी तरह से डैमेज कर सकती हैं। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ एयरफोर्स 1 पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट का प्लेन न्यूक्लियर बंकर से कम नहीं होता। एयरफोर्स 1 का पूरा जहाज़ एक ख़ास रीइंफोर्स्ड आर्मल शीट से ढका होता है, यानी न्यूक्लियर अटैक या उससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यूएस प्रेसिडेंट के जहाज़ पर कोई असर नहीं कर सकती। इसके अलावा प्लेन की तमाम विंडोज़ बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी होती हैं, जिस पर किसी किस्म की बुलेट का कोई असर नहीं होता। वार सिचुएशन में यूएस प्रेसिडेंट का जहाज़ दुश्मन टेरिटरी में आराम से घुस सकता है, क्योंकि इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट जैमर सिस्टम लगा है जो ज़मीन पर हज़ारों मील दूर दुश्मनों के रडार्स को जैम करने की काबिलियत भी रखता है। जिस तरह दुनिया के ताकतवर लोगों को जान का खतरा रहता है, इसी तरह ये खतरा यूएस प्रेसिडेंट के लिए मज़ीद बढ़ जाता है जब वो बाय एयर ट्रैवल कर रहे हों। नॉर्मली एयरपोर्ट पर बड़े जहाज़ की मेंटेनेंस कई थर्ड पार्टीज कंपनीज करती हैं, जैसा कि सफाई का कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी के पास होता है, लगेज लोडिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी के पास होता है। इसी तरह
प्लेन से उतरने के लिए स्टेयर केस या टनल का यूज़ किया जाता है, जो कि किसी और थर्ड पार्टी की कंपनी ऑपरेट करती है। लेकिन एयरफोर्स वन के इन थर्ड पार्टी कंपनी से हर कीमत दूर रखा जाता है। लैंडिंग के बाद उतरने के लिए इसमें अपना ही स्टेयर केस लगा होता है, जो कि ऑटोमेटिकली खुल जाता है। इसी तरह बैगेज लोडिंग के लिए एयरफोर्स वन का अपना खुद का कन्वेयर बेल्ट लगा होता है, जो प्रेसिडेंट के साथ ट्रैवल करने वाले स्टाफ के बैग को स्कैन भी करता है और खुद ही लोडिंग भी करता है। नॉर्मल कमर्शियल प्लेन्स की तरह एयरफोर्स वन भी जब यूज़ नहीं होता तो इसको हैंगर में पार्क कर दिया जाता है, लेकिन ये किसी एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि इसको वाशिंगटन डीसी के बाहर एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस में पर सख्तरीन सिक्योरिटी में पार्क किया जाता है। एयरफोर्स की ही एक टीम इसके मेंटेनेंस करती है और जहाज़ को शॉर्ट नोटिस पर दोबारा उड़ान भरने के लिए हर टाइम रेडी भी रखती है। जब प्रेसिडेंट हो ऑन बोर्ड तो यूएस फोर्स को हर किस्म की सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ता है और प्रेसिडेंट की जान बचाना इनकी टॉप प्रायोरिटी में से एक है, चाहे इसमें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। दौरान सफ़र किसी भी रीज़न से अगर प्रेसिडेंट की तबीयत नासाज हो जाए तो इस सिचुएशन में प्लेन को लैंड करना और हॉस्पिटल की तरफ भागना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से एयरफोर्स वन में एक ऐसा कंपार्टमेंट भी बनाया गया है जो किसी हॉस्पिटल से कम हरगिज़ नहीं है। यहाँ फार्मेसी में हर किस्म की मेडिसिन मौजूद होती हैं, जबकि सर्जिकल लाइट्स के साथ साथ एक पूरा ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद है। इस मिनी हॉस्पिटल में दिल की धड़कन को वापस बहाल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस, सेक्शन शॉक डिवाइस, पंप्स और वेंटिलेटर जैसी फैसिलिटीज़ जैसी सहूलियात मौजूद हैं। साथ ही साथ डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी प्रेसिडेंट के साथ एयरफोर्स वन में ट्रैवल करते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक कमर्शियल फ्लाइट्स अपने फ्यूल टैंक के साथ नॉन स्टॉप 16 घंटे तक फ्लाई कर सकती है और इसी के बाद इनको किसी न किसी एयरपोर्ट पर रीफ्यूलिंग के लिए लैंड करना ही पड़ता है। लेकिन अगर सेम कंडीशन एयरफोर्स वन पर पेश आए तो वो नॉन स्टॉप कई दिनों तक भी फ्लाई कर सकता है, क्योंकि इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। वैसे तो ये नौबत आती ही नहीं है, लेकिन अगर दौरान सफ़र एयरफोर्स वन में फ्यूल कम पड़ जाए तो लैंड करने के लिए जहाज़ को रिफ्यूलिंग करना और फिर दोबारा टेक ऑफ करने से प्रेसिडेंट का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसी वजह से जहाज़ को हवा में ही रिफ्यूल किया जाता है। एयरफोर्स का रिफ्यूलिंग जहाज़ पहले से प्रेसिडेंट के जहाज़ का वेट कर रहा होता है। जब प्रेसिडेंट का जहाज़ करीब आता है तो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट अपना एल्टीट्यूड और स्पीड एडजस्ट करके एक नोजल के जरिए एयरफोर्स वन का टैंक दोबारा फुल कर सकता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एयरफोर्स वन चाहे ज़मीन पर हो या आसमान में व्हाइट हाउस से कम नहीं है। इसमें एक पूरा मोबाइल कमांड सेंटर मौजूद है जिसमें टोटल 85 टेलीफोन लाइन्स, हाई स्पीड इंटरनेट और दर्जनों टीवी स्क्रीन से लगी हुई हैं। ये सब तांग जांग फ़ोन पर गपशप लगाने के लिए नहीं है, बल्कि इस वजह से किया गया है ताकि अगर सफ़र के दौरान यही हालात ख़राब हो जाएं तो प्रेसिडेंट और इनकी टीम दुनिया के किसी भी कोने में फ़ोन करके इंस्ट्रक्टर्स दे सकें। और साथ ही साथ टीवी स्क्रीन और इंटरनेट एक्सेस के ज़रिए प्रेसिडेंट और इनकी टीम ज़मीन पर किसी भी हिस्से में होने वाली इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स में वीडियो कॉल्स के थ्रू शामिल हो सकते हैं। ज़्यादातर एयरलाइंस में खाने का एक लिमिटेड मेन्यू होता है और कहीं पर तो मेन्यू ही नहीं होता, लेकिन एयरफोर्स वन में मेन्यू से बढ़कर भी बहुत कुछ होता है। इसमें टोटल 2 किचन्स हैं जहां पर पर्सनल शेफ्स मेन्यू से हट कर भी वो सब कुछ बना सकते हैं जिसकी प्रेसिडेंट फरमाइश करें। इन किचन्स में स्टोव, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर और स्पेशल एग्जॉस्ट सिस्टम भी लगा होता है, जहां पर एक ही वक्त में 100 लोगों का खाना भी तैयार किया जा सकता है। कुछ डिशेस तो ऑलरेडी मेन्यू के हिसाब से तैयार की होती हैं, जबकि फ्रेश ग्रोसरी के लिए फ्लाइट से पहले ही अरेंज की जाती हैं ताकि लास्ट मोमेंट पर प्रेसिडेंट की तरफ से कोई फरमाइश आए तो इसको पूरा किया जा सके। लेकिन सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए शेफ्स को अमेरिका से बाहर किसी भी जगह से ग्रोसरी परचेज करने की परमिशन नहीं होती। यूएस प्रेसिडेंट का एयरफोर्स वन एक ऐसा काम भी कर सकता है जिसको बाकी कोई भी कमर्शियल प्लेन नहीं कर सकता। जहां कमर्शियल प्लेन 30,000 फुट की बुलंदी पर फ्लाई कर सकते हैं, वहीं पर प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए एयरफोर्स वन 45,100 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है। इसी के साथ साथ कमर्शियल प्लेन्स बुनियादी तौर पर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ऑपरेट करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह शॉर्टेज पार्ट में जाकर कम से कम फ्यूल में डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही इनका मेन गोल होता है। लेकिन एयरफोर्स वन जहां दूसरी कमर्शियल फ्लाइट से
15,000 फीट ऊपर फ्लाई करता है, वहीं इसको शॉर्टेस्ट रूट की परवाह नहीं होती, बल्कि पायलट की कोशिश होती है कि दूसरे कमर्शियल प्लेन से जितना दूर होकर फ्लाई किया जाए उतना ही अच्छा है। यूएस प्रेसिडेंट के प्लेन को हमेशा एक और प्लेन भी फॉलो करता है, जिसको बोइंग E-4B नाइट वॉच कहते हैं, और इस दूसरे जहाज का नाम द डोम्सडे प्लेन भी है, और ये तब तक हवा में होता है जब तक एयरफोर्स 1 लैंड नहीं कर जाता। अगर प्रेसिडेंट के ऑन बोर्ड होने के दौरान ही वार हो जाए तो न्यूक्लियर मिलिट्री का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो जाए, तो इस सिचुएशन में E-4B नाइट वॉच कम्युनिकेशन का सेंटर बन जाता है। डोम्सडे प्लेन में मिलिट्री एनालिस्टिक मौजूद होते हैं। ये फ्लाइट के दौरान ही ग्राउंड पर मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के साथ साथ इसमें एंटी न्यूक्लियर सिस्टम भी लगा होता है, और ये सरफेस टू पर मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी धोखा देने की काबिलियत रखता है। यानी ये कहा जाए कि एयरफोर्स 1 के पीछे एक पूरा मिलिट्री हेडक्वार्टर होता है, तो ये भी गलत नहीं होगा। लास्ट में ये भी बताती चलूँ कि यूएस प्रेसिडेंट का एयरफोर्स 1 एक जहाज़ नहीं, बल्कि ये दो एक जैसे जहाज़ हैं। इन दोनों जहाज़ों का इंटीरियर और एक्सटीरियर भी सेम है। ऐसा इस वजह से किया गया है ताकि अगर कोई एक प्लेन मेंटेनेंस की वजह से प्रॉब्लम कर रहा हो तो प्रेसिडेंट को दूसरे जहाज़ में भेजा जा सके। लेकिन इन दोनों प्लेन्स का एक और रीज़न भी है, और वो है ये है कि सिक्योरिटी। प्रेसिडेंट कौन से प्लेन में सफ़र करेंगे ये लास्ट मोमेंट तक किसी को भी मालूम नहीं होता, यहाँ तक कि यूएस फोर्स के कई ऑफिशियल्स को भी नहीं मालूम होता। आई होप अमेजिंग वर्ल्ड की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और सामने रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करना है। प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड की हर न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।